फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आई थिंक ये चैप्टर नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू टी आर जैन। हिंदी में कहते हैं नई आर्थिक नीति। तो दोस्तों, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा आपको कि इंडिया गुलाम कैसे बना था। आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि इंडिया जो गुलाम बना था वो बना था कि जब अंग्रेज आए थे इंडिया में, तो वो इंडिया को कब्जा करने नहीं आए थे, वो इंडिया में कंपनी खोलने आए थे। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे उनके टाइम पे उन्होंने बोला कि हमें अपनी एक कंपनी खोलनी है। शायद आपने सुना भी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी खोल ली और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाते बढ़ाते उनने देखा जब इंडिया में क्या है, लोग बटे हुए हैं खूब सारा, इन पे राज करना बहुत आसान है। तो उन लोगों ने क्या कर लिया, इंडिया को टेक ओवर कर लिया, गुलाम बना लिया। अब हुआ क्या, 1947 हम आजाद हो गए। अच्छा, आपको पता है ना, 200 साल तक अंग्रेजों को गुलाम रहे। अब क्या हुआ, 1947 में हम आजाद हो गए। 3 साल में हमारा सारा कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमने क्या बनाई थी, प्लानिंग करी थी। 5 ईयर प्लान आपने पढ़े थे। तो 1950 तक हम सारे सब कुछ बना के रखा, तैयार रखा। अब बात आ रही थी कि हम विदेशों से कितना लेन देन करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया बहुत इनडायरेक्टली कहूं तो डरा हुआ था। डरा क्यों हुआ था? क्योंकि पहले भी अंग्रेजों ने कंपनी के नाम पर आके इंडिया को क्या कर लिया था, गुलाम बना लिया था। इसलिए भारतीय सरकार क्या चाहती थी, विदेशी कंपनियों को ज्यादा भारत में इंटरफेयर नहीं चाहती थी। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि हमारे जो उद्योग हैं वो विदेशी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने एक सख्त रूल अपनाए। सख्त रूल का मतलब कि उसने विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने नहीं दिया। तो आपको मैं अगर बताऊं तो 1950 से लेके 1990 तक जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने सख्ती से रूल अप्लाई करे, उसने लाइसेंस लगाए, उसने टैक्सेस लगाए, उसने अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कर दिए कंपनियों पे। इवन इंडिया में ओनली गवर्नमेंट सेक्टर चल रहा था, ना तो प्राइवेट सेक्टर था और ना ही फॉरेन सेक्टर था। अब हुआ क्या, अच्छा मैंने ये भी आपको बताया था कि लेकिन इंडिया पूरी तरह से अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड नहीं था। वो कुछ चीजें जरूर बाहर से इंपोर्ट करता था जिस वजह हम अपने देश में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास उस वक्त फूड ग्रेन मीन्स खाद्यान्नों की कमी थी, तो हम चावल और गेहूं अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। पेट्रोल तो इवन जो सऊदी अरब के देश है, उधर के कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, यहां से आता है। तो बेसिकली तेल भी हमें खरीदना पड़ता था। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि हमारे इंपोर्ट बिल्कुल जीरो नहीं थे, इंपोर्ट हो रहे थे। और उनके लिए क्या चाहिए था, डॉलर चाहिए था, क्योंकि फॉरेन ट्रांजैक्शन करने के लिए या यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो हुआ क्या, 1950 से लेकर 90 तक हमने विदेशों को एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट ज्यादा किया। स्थिति ऐसी आ गई 1990 में कि 1991 तक आकर हालत बहुत बिगड़ गए। हालत इतने बिगड़ गए कि इंडिया की बहुत सारी जगह स्थितियां खराब हो गई और उससे मजबूरी में इंडिया में एलपीजी को लागू करना पड़ा। अब सिंपल सा वे में बोलूं तो नॉर्मली उस टाइम पे इंडिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इंडिया के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो 10 दिन के इंपोर्ट का बिल अपना भर सके, मतलब अपने 10 दिन का माल जो आयात करता है उसके बिल भर सके। तो इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। तो जब उसने वर्ल्ड बैंक से शर्तें रख कि हमें लोन चाहिए समथिंग लाइक, तो वहां से भी शर्तें आई कि आपको अपने देश में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि ये रिफॉर्म्स थे एलपीजी। अब एलपीजी क्या होता है दोस्तों, तो आपको जहां तक लगता होगा ये कि कहीं ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो नहीं है। जी नहीं, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है थोड़ा सा नरम होना। नरम का मतलब है कि देश की गवर्नमेंट जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस या लाइसेंस हटा देगी फॉरेन कंपनियों से, प्राइवेटाइजेशन से, तो लोग ज्यादा कंपनी खोल पाएंगे। तो लिबरलाइजेशन का मतलब था टैक्सेस को हटाना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि निजीकरण। बता देता हूं, इसका मतलब था लिबरलाइजेशन, इसका था प्राइवेटाइजेशन और इसका था ग्लोबलाइजेशन। इंग्लिश में से बोला गया उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब टैक्सेस को कम करना।
प्राइवेटाइजेशन मतलब जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट से नहीं चल रही है वो किसको दे देना, प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दे देना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, जो कि इंडिया में बहुत कम हो रहा था उस समय। एलपीजी के लास्ट होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब सारे वर्ल्ड के साथ, मतलब पूरी कंट्री जितनी भी है उनके साथ मिलकर काम करना, अपनी टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करना, उनकी टेक्नोलॉजी अपने साथ शेयर करना, अलग बात है फ्री मनी पैसे देके। ये चीज आ गई किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। अब क्या हुआ, हमें इन चीजों शर्तों को मानना पड़ा 1991 में, और 1991 की 1 जुलाई से न्यू रिफॉर्म्स हुए जिन्हें बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या करा गया, उसमें ये 3 मेजर चेंजेस किए गए थे। एलपीजी, ठीक है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें एलपीजी की जरूरत पड़ी। फर्दर पार्ट में डिस्कस करेंगे इसकी मेरिट डिमेरिट्स क्या थे और क्या इनमें चेंजेस किए गए थे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप लिख सकते हैं, अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो हेड डाल सकते हैं, नीड्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को अपनाने के कारण। तो दोस्तों कारण बहुत सारे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अच्छा हेड डाल लेते हैं, नीड्स ऑफ एलपीजी लिख लेते हैं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सेम थिंग। हमें एलपीजी की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा एलपीजी की जो सबसे पहली जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि हमारी सरकार को हर साल क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। घाटा कब होता है, जब किसी सरकार की इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर क्या हो, ज्यादा हो, तो वो अपनी सेविंग को निकालेगा। तो वही हो रहा था, सरकार के एक्सपेंडिचर खर्चे क्या थे, ज्यादा थे एज कंपेयर टू इनकम। तो इस स्थिति में क्या होगा, डेफिसिट, जिसको बोला गया यहां पे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इसको क्या बोला गया यहां पर, फिस्कल डेफिसिट। तो हिंदी में ऐसे कहते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इंडिया का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा था, जिस वजह से सरकार को पैसे की जरूरत थी, इनकम की जरूरत थी। तो उसने किसको अपनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से सरकार की इनकम क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। दूसरा जो कारण था जिसकी वजह से सरकार ने एलपीजी को अपनाया, वो था अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। पढ़ाने नहीं देंगे मतलब ये लोग, चलो कोई नहीं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो गया यहां पर प्रतिकूल भुगतान शेष। प्रतिकूल का मतलब होता है जो हमारे फेवर में ना हो, जो फेवर में हो दैट इज कॉल्ड अनुकूल, और जो अपोजिट हो दैट इज प्रतिकूल। तो हिंदी में आप कह सकते हैं प्रतिकूल भुगतान शेष। क्या था ये दोस्तों, जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट क्या हो, कम हो, तो इस स्थिति को बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्योंकि इस सिचुएशन में हमारे पैसे विदेशों में जाएंगे ज्यादा, आएंगे कम। और होना ये चाहिए, अगर किसी देश को ग्रोथ करनी है तो एक्सपोर्ट ज्यादा करनी चाहिए, इंपोर्ट क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, आयात कम और निर्यात ज्यादा। तो स्थिति लेकिन ये थी उस वक्त, इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे। तो इसे बोला गया प्रतिकूल भुगतान शेष, प्रतिकूल भुगतान शेष। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की हालत खराब थी, इसलिए भी उसने किसको अपनाया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया। पॉइंट नंबर 3 इज गल्फ क्राइसिस, हिंदी में से बोला गया खाड़ी संकट। तो दोस्तों खाड़ी संकट क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने कभी रिसेंटली एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, वो देखी होगी। तो वहां पे कुवैत में क्या हुआ, आपने देखा होगा कि कैसे अक्षय कुमार बचा के लाता है इंडियन को यहाँ पर। लेकिन वो मूवी थी किस बेस पे, क्योंकि वहां पे जो क्या था, कुवैत था, उस पर अदर कंट्री ने क्या कर दिया था, कब्जा कर दिया था, मतलब हमला कर दिया था। तो कुवैत एक ऐसा देश था जहां से हम कच्चा तेल खरीदते थे, पेट्रोल लाइक कह सकते हैं हम, और अपनी मसाले जो चीजें इंडिया की होती थी, जूट कपास सारी कहाँ बेचते थे, उनको बेचते थे। मतलब उनके साथ हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था और हमारी इनकम बहुत ज्यादा होती थी। बट 90s के टाइम पर वहां पे क्या हुआ, दूसरे देश ने उस पर हमला कर दिया, और कुवैत और अदर कंट्री जो भी हैं, जिससे हमारी इनकम बंद हो गई, दूसरा हमारे एक्सपोर्ट बंद हो गए वहां पर, वहां से तेल भी आना हो गया। और तो
तेल की कीमतें बढ़ गई, अच्छा तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, समथिंग लाइक, तो अदर चीजों की भी कीमतें बढ़ जाएंगी इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए ट्रक और अदर चीजों का प्रयोग किया जाता है, वो पेट्रोल डीजल से चलती थी। तो इंडिया में गल्फ क्राइसिस, वो खाड़ी संकट, उस युद्ध की वजह से हमें क्या हुआ, नुकसान झेलना पड़ा, इंडिया में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बताना चाहूंगा वो है विदेशों के विनिमय भंडारों में कमी, फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पॉइंट नंबर 4 इज फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसका मतलब हिंदी में यह था कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब एक बात बताइए कि इंडिया जब अभी ऊपर डिस्कस कर चुके, इंपोर्ट कर रहा है बस, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहा, तो जब फॉरेन करेंसी आएगी कहां से आपके पास, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट कम करो, तो आपके पास करेंसी आएगी, फॉरेनर जाएगी कम। लेकिन आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी तो बचेगी नहीं। मैंने बताया था कि स्थिति ऐसे आ गई कि इंडिया अपने 10 दिन के इंपोर्ट बिल नहीं भर सकता था, आपकी बुक में लिखा हुआ ये। सो ये स्थिति बेकार थी, इसलिए भी इंडिया को क्या अपनाना पड़ा, एलपीजी अपनाना पड़ा। हमारे पास मैं बताऊं तो हर देश की मुद्रा होनी चाहिए, करेंसी, चाहे फिर वो जापान की हो, चाइना की हो, अमेरिका की, इवन डॉलर तो होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो डॉलर में होती हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो है वो है राइज इन प्राइसेस, या इन्फ्लेशन बोल सकते हैं आप, राइज इन प्राइसेस। इंडिया में कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लग गई। आप एक सिंपल सी बात बताइए कि सिंगल सेलर है, वो भी सिंगल सेलर कौन था, गवर्नमेंट था, क्योंकि ना प्राइवेट सेक्टर था ना फॉरेन सेक्टर था, और वो अकेले बेचे जा रहे हैं। उनकी कैपेसिटी, उनकी प्रोडक्शन एबिलिटी बहुत कम थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस क्या होंगे, राइस तो होने। ऊपर से गल्फ क्राइसिस, उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ गए थे। तो इंडिया में लगातार कीमतें क्या हो रही थी, हाइक होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एंड पॉइंट नंबर लास्ट इज बैड परफॉर्मेंस, सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, वैसे उसका कुछ और लिखा हुआ है, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, या पुअर परफॉर्मेंस बोल रहा है वो, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। व्हाट इज पीएसयू? पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा 1991 से पहले इंडिया का मोस्टली सेक्टर जो था वो गवर्नमेंट के अंडर चलता था। यहाँ ना प्राइवेट सेक्टर था, यहाँ पे ना ही फॉरेन सेक्टर था, होगा भी तो वो बहुत ही ना के बराबर था। तो जो गवर्नमेंट के अंडर चल रहा था उसे बोला गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और उनकी जो प्रोडक्शन एबिलिटी थी, सच मानना इतनी बेकार थी कि इतने ज्यादा उन्होंने इंडस्ट्री खोल रखी थी लेकिन उनका प्रोडक्शन उतना ही बेकार था। तो इसलिए बोल रहा है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इंडिया में एलपीजी को अपनाना पड़ा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं और नोट्स बनते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। वेल, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पास्ट पार्ट में हमने पढ़ा एलपीजी है क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और इसके कॉजेज क्या थे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।